दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे 2024 में। आज एक बार फिर आपके साथ एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट लगातार आपके बीच में चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा उठा रहे होंगे, या सुन के या लिख के या नोट्स बना के। अगर आप लगातार प्रैक्टिस सेट को सुनते भी रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा समस्याएं नहीं आने वाली, ये तो मेरे को भी उम्मीद है। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार प्रैक्टिस सेटों के साथ जुड़े रहिए। इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाता, क्योंकि समय की कमी होने के कारण पता है कि सब स्टाफ के पास काम भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए वीडियो को उतना ही रखा जाता है जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और ज़्यादा डीप भी नहीं रखा जाता। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और वीडियो 10 बजे आपको करेक्ट 10:05 10-15 पे मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कंटेंट देखते रहिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है, निम्न बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट इन विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स। कि बैंक इनमें से कौन से अकाउंट पे ब्याज नहीं देता। ये तो आप लोग अगर ब्रांच में काम कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि कौन से अकाउंट पे ब्याज नहीं दिया जाता। करंट अकाउंट, चालू खाता, बचत खाता, आरडी या एफडी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो सेविंग अकाउंट पे भी ब्याज दिया जाता है, आरडी और एफडी पे भी दिया जाता है, लेकिन करंट अकाउंट पे ब्याज को नहीं दिया जाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एटीएम। अगर आपके पास कोई एटीएम आया है ब्रांच में और आपने किसी ग्राहक को देना हो तो उसकी वैलिडिटी कितनी होगी। वो तो एटीएम पर भी लिखा होता है कि एटीएम की वैलिडिटी आज से लेके वैलिड टू, ऐसे लिखा था टिल डेट तक, कब तक होगा। तो ऑप्शन है 7 साल, 10 साल, 5 साल या 3 साल। तो एटीएम की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 7 साल। 7 बिल्कुल राइट आंसर है, और 7 साल एटीएम की वैलिडिटी होती है, कोई सा भी एटीएम हो। नेक्स्ट, हु विल गिव फ्रॉम फॉर्म नंबर 60। एक फॉर्म आता है फॉर्म नंबर 60। अब ये पूछ रहा है कि वो जो 60 वाला जो फॉर्म नंबर है वो 60 वो किस लिए होता है। पर्सन हु डज नॉट हैव पैन कार्ड, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, या 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए, 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए, या 60 वर्ष के ऊपर जो भी व्यक्ति है उनके लिए। तो ये जो 60 नंबर फॉर्म है, ध्यान में रखना इसको, क्योंकि ये फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो 60 नंबर फॉर्म है वो है जिसके पास पैन कार्ड नहीं होता है, ये उसके लिए यूज़ किया जाता है फॉर्म नंबर 60। ठीक है भाई। नेक्स्ट, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इज फाइल्ड क्वार्टरली इन द विच फॉर्म। जो टीडीएस लोगों का टीडीएस कटता है वो कटता है त्रैमासिक, यानी क्वार्टरली। अगर आपने उसको बचाना है तो कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है उसके लिए, ये है क्वेश्चन। क्या आपने अगर टीडीएस, और जो टीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये होती है टीडीएस की फुल फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म उसके लिए चाहिए अगर आपने टीडीएस को बचाना है, तो 26Q, 24Q, 27Q या 23Q। तो इसके लिए होता है 26Q। ऑप्शन नंबर ए 26Q टैक्स डिडक्शन का फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट, लोन अगेंस्ट एफडीआर कैन बी ग्रांटेड प्रोवाइड इट इज़ इशूड बाय। जो एफडीआर है, जो लोन है, उसको
कौन जारी करता है? एफडीआर लोन। अगर मैं एफडीआर की आपको फुल फॉर्म बताऊं तो होता है फिक्स्ड, नोट करते जाइए, डिपॉजिट रिसिप्ट। एफडीआर की फुल फॉर्म है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है। उसको कौन जारी करता है? उस लोन को केवल जो वो ब्रांच है, सेम जो वो बैंक है, ओनली कॉमर्शियल बैंक जो वाणिज्यिक बैंक है, या कोई ब्रांच, सेम ब्रांच, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है वो जो उस बैंक की शाखा है, या राष्ट्रीयकृत बैंक। तो जो एफडीआर लोन को जो जारी करता है, ये करता है जो बैंक होता है वही उसको जारी करता है, एफडीआर लोन को, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस इज पेड बाई। जमा बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? मतलब कि अगर आपने कोई अपने अकाउंट में रुपए जमा किए, जो उस पर इंटरेस्ट लगता है उसको कौन भुगतान करता है? बस ये है क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा रखा है, प्रीमियम डिपॉजिट इंश्योरेंस। अगर आपने अपना जो इंश्योरेंस कर रखा है प्रीमियम डिपॉजिट, उस पे पेड कौन करता है? उसका प्रीमियम कौन पेड करता है? मतलब ये है क्वेश्चन का मतलब। जैसे कि आपने बैंक में रुपए जमा कर दिए 1,000, तो उस पे ब्याज कौन दे रहा है? बैंक। तो सेम वही है कि इसको भी बैंक ही भुगतान करता है इसके प्रीमियम को। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक डिपॉजिट आर इंश्योर्ड फॉर। बैंक जमा राशि का बीमा किया जाता है। मतलब बैंक में ना, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं और बैंक डूब गया है, कोई भी बैंक है वो डूब गया है, तो जो उसका जो आपके जो रुपए हैं उनका तो इंश्योरेंस होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि बैंकों में जो रुपए हैं उनका इंश्योरेंस होता है। तो वो बोल रहा है कि कितने रुपए तक का आपके जो बैंक में रुपए हैं उनका इंश्योरेंस होता है। आपके रुपए चाहे 50 लाख हो, लेकिन इंश्योरेंस कितने रुपए तक का होता है? 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, या 1 लाख, या 3 लाख। तो इंश्योरेंस होता है 5 लाख तक का। ठीक है भाई, 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है इसमें। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? ईसीएस की फुल फॉर्म बतानी है क्या है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, दूसरा है इलेक्ट्रिकल क्लियरिंग सर्विस, तीसरा है इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सिस्टम, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक केस सर्विस। तो आपने उसको पॉज करना है वीडियो को और अपने मन में आंसर टिक मारना है कि कौन सा हो सकता है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस। ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पर्सन वांट्स टू सबमिट फॉर 15H और 15G, व्हाट इज अ कंपलसरी? अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 15H और 15G को जमा कराना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या अनिवार्य होगा? अकाउंट होल्डर शुड हैव पैन कार्ड। अकाउंट होल्डर के पास क्या पैन कार्ड होना चाहिए? खाता धारक की आयु 60 से अधिक होनी चाहिए, या उसका जो ब्याज है वो 5,000 से अधिक होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने 15H और 15G जमा कराना है तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास, खाता धारक के पास, बस मात्र पैन कार्ड होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक आर गिविंग बैंकिंग सर्विस थ्रू विच हैव टाइम मशीन। आप सुबह सुबह जब अपनी ब्रांच में जाते हो तो सबसे पहले बायोमेट्रिक पे हाथ मारते हो कि चल आज अटेंडेंस लगा लेते हैं। तो उस बायोमेट्रिक किस नाम से जानते हैं? उस बायोमेट्रिक मशीन को, पहला ऑप्शन बायोमेट्रिक ही मशीन है, उसका आंसर ही बायोमेट्रिक मशीन है। बस बाकी नीचे जो ऑप्शन है वो एकदम वैसे करने के लिए है, माइक्रो एटीएम, पॉस,
जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें एटीएम स्वाइप होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। और लास्ट है आधार पे। लेकिन इसका जो ऑप्शन आंसर है वो है बायोमेट्रिक मशीन, राइट। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली इसकी जगह कोई दूसरा ही टाइप हो गया था, तो इसलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना स्कीम इज रेगुलेटेड ऑन कंट्रोल्ड बाय। जो अटल पेंशन योजना है उसको कौन रेगुलेट करता है? ये मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, PFRDA, NPCI, DFS और LIC। तो इसको जो रेगुलेट करता है वो करता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंडिया तो है ही नहीं यार, सॉरी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका राइट आंसर है। अटल पेंशन, क्योंकि पेंशन आ रहा है उसमें। नेक्स्ट, एक और फुल फॉर्म से ABPS मीन्स क्या होगा? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, आधार पेमेंट बस सर्विस, आधार प्रोग्राम बेस सिस्टम और आधार पेड बेस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। नेक्स्ट, बैंकिंग अम्बस्टमेंट स्कीम एप्लीकेबल टू बैंक्स। जो बैंकिंग लोकपाल है ना, वो योजना किन बैंकों पे लागू होती है? बैंकिंग लोकपाल योजना वो किन पे लागू होती है? विदेशी बैंकों पे, या सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों पे, या RRB जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं। RRB की फुल फॉर्म होती है रूरल रीजनल बैंक्स, या ऊपर के सभी। तो जो बैंकिंग लोकपाल योजना है वो सब बैंकों पे लागू होती है, चाहे बैंक कोई भी हो हिंदुस्तान का या फॉरेन वाला बैंक है, उस पर भी बैंकिंग लोकपाल योजना लागू होती है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ FD अकाउंट ओपनिंग विच ऑफ फॉलोइंग द कनेक्ट वन रिगार्डिंग नॉमिनेशन। अगर आपने FD अकाउंट ओपन किया है तो उसमें जो नॉमिनेशन होता है वो नॉमिनेशन इनमें से कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये है नाइदर नॉमिनी साइन इंडोर अटेस्टेशन रिक्वायर्ड, या नॉमिनी साइन रिक्वायर्ड। इस पहला है कि मतलब कि नॉमिनी के साइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरे में है कि नॉमिनी के साइन की रिक्वायरमेंट है। तीसरे में विटनेस ज़रूरी है। और अगर आप चौथा देखोगे तो गवाह की आवश्यकता है। इसमें से कुछ की ज़रूरत नहीं है, न नॉमिनी के साइन की या अटेस्टेशन की रिक्वायर नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म इंटरेस्ट स्प्रेड? टर्म इंटरेस्ट स्प्रेड, जो ब्याज प्रसार शब्द क्या है, मतलब आपको बताता हूँ मैं। ये वो ब्याज प्रसार शब्द है कि मान लीजिए आपके बैंक किसी ने भी आपके बैंक से ABC ने कार लोन ले लिया, ठीक है। जब कार लोन लेता हो तो उस पर फिर ब्याज देता है, जो लोन पे ब्याज देता है, ठीक है। और जो उसको जो पैसे रखने पर जो ब्याज देता है उसी को ही ब्याज प्रसार या इंटरेस्ट स्प्रेड कहते हैं। उसी ब्याज को जो ब्याज वो देता है उसको, ठीक है भाई। ये होता है इंटरेस्ट स्प्रेड। इसका जो ऑप्शन है वो है पहले, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न, अर्जित ब्याज के बीच जो अंतर है, इसका आंसर वो सही ये है। बाकी ये तीनों नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड इंटरेस्ट। और हाँ, ये जो क्लास है ओनली सब स्टाफ भाइयों के लिए है, तो इस क्लास को बनाने में बहुत समय लगता है। तो आप भाई लोग इस क्लास का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसको शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि डेली की डेली मेरे को वीडियो बनाने में कोई समस्या ना आए। नेक्स्ट,
इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मैक्सिमम इंश्योरेंस क्लेम कैन बी, ये बी है, ऑन केस ऑफ नॉर्मल डेथ। अगर आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवा रखा है और आपकी नॉर्मल डेथ हो जाती है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? नॉर्मल डेथ ऐसे नहीं, नॉर्मली आप मर गए हो, मतलब जो भी जिसने करवा रखा है तो कितने रुपए मिलेंगे उसको? 2,50,000, 1 लाख, या कोई क्लेम नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नो क्लेम। क्योंकि अगर कोई बंदा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नॉर्मल डेथ हो जाती है तो उसका कोई भी क्लेम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्टेड इम्पोर्ट इज कॉल्ड। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है आयात निर्यात, कि किसी के साथ जो आयात निर्यात होता है उनमें क्या अंतर होता है। पहला ऑप्शन है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार का संतुलन। दूसरा है विनिमय का संतुलन। तीसरा है व्यवसाय का संतुलन। और चौथा है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का संतुलन। तो आपको बताइए कोई चीज़ आ रही है और जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसको कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज शोन इन बैलेंस शीट। आकस्मिक देनदारी को बैलेंस शीट में दर्शाया गया है। कहाँ पे दर्शाया गया है? फुट नोट टू द बैलेंस शीट, डिपॉजिट साइड, एडवांस साइड और नन। तो इसका जो राइट आंसर है होता है फुट नोट टू द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फुट नोट कौन सा होगा? ये बैलेंस शीट है तो जो यहाँ पे सबसे नीचे होता है ना इसको बोलते हैं फुट नोट। तो यहाँ पे दर्शाया जाता है आकस्मिक देनदारी का बैलेंस शीट। अब ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती क्या है थोड़ा बता देता हूँ आपको, कि आपने किसी आकस्मिक दायित्व तो ऐसे हैं जो खर्चे हैं उनका चिट्ठा आपने तैयार किया। तैयार करने के बाद वो कोई उनका पेमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन वो भविष्य में उसका पेमेंट कर सकता है। इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कि वो रुपए तो दे सकता है लेकिन आज के दिन पे नहीं दे सकता, वो भविष्य में देगा। उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़। ये था इसका आंसर। और आज का जो क्वेश्चन है ये, नाबार्ड इज सुपरवाइजिंग इन विच बैंक। जो नाबार्ड होता है ना, नाबार्ड जो एग्रीकल्चर बैंक को रेगुलेट करता है, तो वो कौन से बैंक पे सुपरविजनिंग करता है? आरआरबी, रीजनल रूरल्स बैंक, वाणिज्य बैंक, विदेशी बैंक या प्राइवेट बैंक। तो किस पे करता है वो कंट्रोल? वो करता है आरआरबी पे। जो आरआरबी की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, रीजनल रूरल बैंक्स, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, नाबार्ड उन पे कंट्रोल करता है। तो आज की क्लास काफ़ी छोटी रह गई, वैसे 20 मिनट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। और मैं क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ वैसे चैनल पे, तो आप लोग बहुत कम उसको लाइक करते हो, क्योंकि आप अपना आंसर दिया करो। अगर नहीं डालने तो आप ये भी बता दीजिएगा कि यार क्वेश्चन क्यों डालते हो, क्योंकि मैं उसमें डालता रहता हूँ, ताकि हमारे जो भाई क्लर्क बनने के इच्छुक हैं वो ज़रूर अपना आंसर ज़रूर दें, ताकि आपको अपना पता लगे कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो और कितना नहीं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।